वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज़ मिला दी थी कि खाली शराब वह शरबत की तरह गट-गट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता। आंखों में लाल ढोरे से झूलने लगती हैं, माथे की सिकने पसीने में भीग कर दमक उठती है, होठों का जहर और उजागर हो जाता है और बस होश-ओ-हवास बदस्तूर कायम रहती हैं। हैरान हूँ कि यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घुट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखों बुझने लगी थी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जो मैं आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहलकर रह गया था। मैं समझता हूँ कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा। ज़रूर था, इतना भी क्या कम है कि साधारण हालात में मेरी निगाहों सहमी हुई सी उसके सामने इधर-उधर फरफराती रहती है। साधारण हालात में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आँखें बंद हो चुकी थी और सर झूल रहा था। एक और लुढ़ककर गिर जाने से पहले उसकी बाहों दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुसत थी, उठान के साथ मेरी ओर उठ आई थी। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझे किसी भी क्षण उछलकर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा न कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ, वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अर्स की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। इसी खुश फहमी में शायद उस रोज़ उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रौब गांठने, उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो। सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीते जागती खूबसूरत बीवी, चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी ज़िंदगी को संभाल संवार लिया है। लेकिन ये सब लगरे बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज़ मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं, बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत है, लेकिन उन सबका जिक्र यहाँ बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज़ मैंने इसी किस्म की कोई लगरी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वही घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियाँ उसके सामने रख दी होती, माला का एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वही हम किसी समझौते पर पहुंच जाते, और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश न आती।
कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी। माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण में माला की लानत मलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौके के लिए सुरक्षित रहता, कहा था, डार्लिंग जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबे शहर से लौटे हैं। जरा बैठ जाए तो जो सजा जी में आए दे देना। वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी।